जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सभी कैसे हैं, एक बार लाइव चैट में फटाफट से लिख दीजिए, ठीक है। देखिए यार स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मेथड बता दूं कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे पहले से राइट डाउन रहेगा, पहले से प्रिंटेड रहेगा, ठीक है। क्यों ये ऐसा रहेगा? बिकॉज ऑफ हम लोग चीजों को जल्दी से जल्दी कवर कर पाए और चीजों को 2 से 3 बार रिवाइज कर पाए, इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग चीजों को पहले से प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ें, ठीक है। तो जो भी कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा उसका प्रिंटेड वर्जन आपको भी मिलेगा और यहाँ पे भी जब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास प्रिंटेड पहले से अवेलेबल रहेगा सारी चीजें, ठीक है। तो प्रिंटेड फॉर्म में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अब आप लोग ये कहोगे कि सर आप क्या नया कर रहे हैं भाई इसमें। तो भाई आप मैं भी ये किताब पढ़ सकता हूँ लेकर के, ठीक है, और आप भी वही काम करोगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि देखो, यहाँ पे एनालिसिस का डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, तो आप कहोगे कि अगर आपने एक बार दिया है तो एक बार का, 2 बार दिया है तो 2 बार, या बिल्कुल भी नहीं दिया तो एकदम से बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बार देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस का और एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, ठीक है। मैं यहाँ पे टॉपिक के साथ साथ आपको ये भी बताता चलूंगा वन लाइनर क्वेश्चंस इसमें कौन कौन से बनेंगे और कौन कौन से प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, अपीयर हैं। ये दोनों चीजें मैं साथ के साथ यहाँ पे आपको बताते चलूंगा। तो इससे आप लोगों को यहाँ पे उसको लेकर के थोड़ा सा एक्साइटमेंट आएगा और चीजें आप तैयार करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपको इसी लाइव सेशन के साथ साथ मैं ऐप में अवेलेबल करा रहा हूँ क्विजेस, ताकि आप जब भी इन चीजों को पढ़ें, इन चीजों को थियरी को पढ़ें, उसके बाद आप क्विज लगाएं अगर, ठीक है, तो आप ये चेक कर पाएंगे कि आपने जो भी पढ़ा उनमें से कितना परसेंट आपके दिमाग में गया, ठीक है। और अगर आप क्विजेस को के परसेंटेज 80%, 90%, 100% जा रहे हैं, इसका मतलब है आप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। और अगर इसका परसेंटेज रेशियो कम हो रहा है तो इसका मतलब समझिए कि आपका जो तैयारी है वो सही दिशा में नहीं चल रहा है, आपको और भी इसमें समझने की जरूरत है। तो आप लोग अब ये भी कहोगे कि सर हम अपने डाउट कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो देखो, जो भी ऑब्जेक्टिव क्लासेस होंगी वो लगातार लाइव होंगी, ठीक है। देखिए, आप भी जानते हैं कि मेरे लिए जो है लाइव क्लासेस देना, 5 क्लासेस, 5 घंटे की क्लासेस अगर बात करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए 3 आपको लाइव ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा जिसमें आप अपने डाउट को रख पाएंगे। थियरी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थियरी आप करेंगे नहीं तो जब प्रश्नों को घुमाया जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो आप उनको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप सारी चीजें, मेरी जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो भी आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़ाई जाएगी, सबसे पहला काम है थ्योरी लगाना, ठीक है। तो आप थ्योरी लगाएंगे, सबसे पहला काम तो ये करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आप थ्योरी करने के बाद आप लोग क्विज पे जाएंगे, ठीक है। क्विज अवेलेबल है, क्विज पे जाइए, क्विज लगाइए, ठीक है। तो पहला काम है आपका थ्योरी पढ़ना, जो भी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ वो आप थ्योरी पढ़िए, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली आपको क्या करना है, क्विज पे जाना है, क्विज लगाना है, ठीक है। अगर क्विज में कहीं भी डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है आपको, तो वो हमें बताना है, इन्फॉर्म करना है। लाइव सेशन में आपको पूछना है वो डाउट को। वो 100% डाउट हम अपने स्तर से ट्रिक के माध्यम से क्लियर करेंगे। और देखिए, इसमें जो न्यूमेरिकल मेन आपका मोटिव क्या है, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका मोटिव है। तो मेरा भी मोटिव है ऑब्जेक्टिव को आप परफेक्ट तरीके से कर पाओ, ये आपको सिखाना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको 100% सिखाऊंगा और ऑब्जेक्टिव में जो भी डाउट आएगा उसको कैसे ट्रिक के माध्यम से आप कर पाएंगे, ये भी मैं साथ के साथ क्लियर वहां पे करता रहूंगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सेशन में आगे और सबसे पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, विज्ञान एवं रसायन, यानी कि साइंस एंड केमिस्ट्री इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें विज्ञान यानी कि साइंस, ठीक है। तो भाई साइंस क्या होता है, क्या है साइंस, ठीक है, साइंस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, साइंस जो है वो लैटिन वर्ड स्कैंटिया से आया है। किससे आया है, स्कैंटिया से आया है, जो कि लैटिन वर्ड है, ठीक है।
और इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ज्ञान यानी कि नॉलेज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान होता है, सुसंगठित ज्ञान होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, उसे ही हम लोग साइंस कहते हैं। किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को ही हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो कक्षा 8 की परिभाषा है, आपको भी याद होगी, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। साइंस की हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, मेन ब्रांचेज हैं, उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आप तो मेन 3 ब्रांचेस जानते ही होंगे, और उनमें ही आपको आपके कक्षा 11 और 12 में चूज भी करना होता है यूपी बोर्ड में कि आपको किस तरफ जाना है। आपको जो है मैथ्स की तरफ जाना है या फिर बायोलॉजी की तरफ जाना है, ठीक है। और बाकी बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री तो वो तो सभी को पढ़नी पड़ती है। तो देखिए ऐसे भी आप अपने जनरल लाइफ से भी समझ सकते हैं कि साइंस की कितनी ब्रांचेज होती है। तीन तो क्लियर है हमारी, एक हमारी क्या है, फिजिक्स है, एक हमारी केमिस्ट्री है और एक हमारा बायोलॉजी है। ये 3 तो क्लियर है। और बायोलॉजी में भी हमारे 2 आते हैं, ठीक है, सब ब्रांचेज जिसको आप कह सकते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, इसमें जंतु के बारे में पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं। और बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान में हम लोग वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये तो मेन ब्रांचेज हो गए। इसके अलावा भी आपके साइंस में और भी ब्रांचेज आते हैं, जैसे आपका एस्ट्रोनॉमी हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, जिसमें नक्षत्रों के बारे में, स्टार्स के बारे में, ठीक है, ग्रहों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी साइंस इसको कहते हैं, ठीक है। जियोलॉजी की बात करें तो जो खनन करके पुरानी सभ्यताओं के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है, जियोलॉजी के अंदर ही आता है। पृथ्वी के बारे में, चट्टानों के बारे में, पर्वतों के बारे में, नदियों के बारे में, इनकी संरचना के बारे में, ये सारे अध्ययन कहाँ पे होता है, हमारा जियोलॉजी के अंतर्गत होता है, ठीक है। आप ध्यान से चीजों को सुनिए और इनको लिखने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। क्लास के साथ साथ ये सारी पीडीएफ इनक्लोज्ड होंगी। चीजों को समझिए, ध्यान से कंसंट्रेट होकर के, आपको कहीं भी ये सारी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है। ये नोट करा कराया आपको मिल जाएगा आपके ही एप्लीकेशन में अटैच्ड इनक्लोज्ड, ठीक है। साथ में क्विज भी उसी सेशन के साथ इनक्लोज्ड होगी, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें हैं। तो जीव विज्ञान में हम लोग जीवों के बारे में और वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। 2 ब्रांचेज हैं इसके। जूलॉजी में हम लोग जीवों के बारे में, जैसे मनुष्य हो गया, पशु पक्षी हो गए, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। बॉटनी में हम लोग वनस्पति, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा यानी एनर्जी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, पदार्थ और ऊर्जा के संबंध का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऊर्जा बोले तो लाइट हो गया एक एनर्जी, लाइट की पूरी पूरी यूनिट है आपके फिजिक्स में। इलेक्ट्रिकल एक यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिकल एक पूरी पूरी यूनिट है, मोशन है आपका, ठीक है। तो ये सभी एनर्जी के कहीं ना कहीं फॉर्म है, उनके बारे में ही हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। या किसी भी चीज के फिजिकल यानी भौतिक अवस्था का अध्ययन हम लोग भौतिक विज्ञान के अंदर करते हैं। ये से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री जो शब्द है ना, वो मिस्र के प्राचीन नाम से आया है। कहां से आया है, मिस्र से आया है। और ये केमी शब्द से लिया गया है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, केमी शब्द से हुई है, ठीक है। तो किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्मों के बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, हमारी रसायन विज्ञान कहलाती है, हमारी केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। रसायन विज्ञान का जो सर्वप्रथम, देखो ये वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनता है आपका, एक तो आपका यहाँ से जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है वो मिस्र के प्राचीन केमी शब्द से हुई थी, यहाँ से एक लाइनर बनता है, ठीक है। एक यहाँ पे स्टार बना लो, ठीक है। दूसरा, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र अरब देशों में हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 वन लाइनर में। और क्वेश्चन नंबर 3 इसी में बन जाता है, लवोसियो को क्या कहते हैं हम लोग, आधुनिक रसायन का विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आपको मिल जाएगा, ये प्रीवियस ईयर में कभी न कभी पूछा गया है, ठीक है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के अगर जन्मदाता, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे फादर ऑफ
मॉडर्न केमिस्ट्री अगर पूछा जाए तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? लेवोसिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेवोसिए जो है इसके राइट आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान की अगर हम शाखाओं की बात करें यहाँ पे, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की अगर बात करें तो रसायन विज्ञान की शाखाएं यहाँ पे 3 हैं, एक अकार्बनिक, एक कार्बनिक और तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 3 रसायन की ब्रांचेस हो जाती हैं, प्रमुख ब्रांचेस। ठीक है, इनमें मेनली 2 के बारे में अध्ययन कराया जाता है, एक अकार्बनिक रसायन है और दूसरा कार्बनिक रसायन है। तो चलिए अकार्बनिक रसायन के बारे में देखते हैं। तो देखिए अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जिसको हम लोग कहते हैं, इसके अंतर्गत अकार्बनिक तत्व, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, उनकी प्रकृति और उनसे बनने वाले कंपाउंड यानी यौगिकों का हम लोग क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, वहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, इनकी संरचना, गुणधर्म यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज, इनका स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में, इनके मेथड्स ऑफ जो है यहाँ पे बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं, इनके यूजेस क्या क्या हैं इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, इनमें किनका अध्ययन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन नहीं आते हैं, किनको छोड़ करके सभी को काउंट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कार्बोनेट को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि इनको हमको काउंट नहीं करना है, इनको छोड़ के कार्बोनेट हो गया, बाई कार्बोनेट हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, तो ये इन चारों को छोड़ करके बाकी सभी आपके किस में आते हैं, कार्बनिक रसायन में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इसमें नोट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया हुआ है। नोट पॉइंट और इंपॉर्टेंट फैक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, नोट पॉइंट की अगर बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का जो स्थान है वो कौन सा है, तो कार्बन का जो यहाँ पे पोजीशन है वो 17वां स्थान है। तो 17वें स्थान पे कौन पाया जाता है, यहाँ पे कार्बन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें कि सबसे अधिक यौगिक बनाने में कौन से स्थान पे आता है, तो सबसे अधिक कंपाउंड्स के क्रम में अगर हम बात करेंगे, कंपाउंड्स यानी कि यौगिक के क्रम में हम बात करें, ठीक है, तो ये सेकंड प्लेस पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं यौगिकों की संख्या प्रकृति में हाइड्रोजन के यौगिकों के बाद सर्वाधिक है। ठीक है, तो कंपाउंड्स की अगर यौगिकों की बात करेंगे जिनमें कार्बन्स होते हैं, उनमें सेकंड आपका कौन है, आपका यहाँ पे कार्बन है, और इसके पहले आपका फर्स्ट प्लेस पे कौन सा आता है, हाइड्रोजन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भौतिक रसायन, जिसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक रसायन में हम लोग क्या करते हैं, विशेष इसमें क्या करते हैं, नियमों व विशेष परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पूछता भी है कि फिजिकल केमिस्ट्री या रसायन की वह शाखा जिसमें हम लोग नियमों, अभिक्रिया और यानी रिएक्शंस के रूल्स और स्पेशल कंडीशंस का अध्ययन करते हैं, वो कौन सी शाखा है, तो वो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री होती है, भौतिक रसायन होती है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा कि जिन नियमों के तहत अगर नियमों व विशेष परिस्थितियों का जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, वो कौन सी शाखा है, तो वो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, भौतिक रसायन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है रसायन विज्ञान की उप शाखाएं यानी कि सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। थोड़ा सा पेन इसको हम मोटा कर लें, टिप काफी पतला हो गया। चलिए, तो सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, आपकी उप शाखाओं के बारे में। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेन ब्रांचेस तो आपकी कौन सी हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री हैं, आपके बायोलॉजी हैं, और इनके अंदर भी सब ब्रांचेस आपके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपरोक्त शाखाओं के अतिरिक्त रसायन विज्ञान की निम्नलिखित उप शाखाएं भी हैं, जिनमें आपका सामान्य रसायन यानी कि जनरल केमिस्ट्री भी आता है। जनरल केमिस्ट्री में क्या अध्ययन करते हैं, इस शाखा के अंतर्गत रसायन विज्ञान की सभी प्रमुख शाखाओं से संबंधित हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, जितनी भी शाखाएं हैं, जितनी भी ब्रांचेस हैं, उनमें जो भी उनके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, वो हम लोग जनरल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी
करते हैं। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल बात है। ठीक है, चलिए वैश्लेषिक यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि वैश्लेषिक रसायन में हम लोग विश्लेषण द्वारा पदार्थों का यानी एनालिसिस के द्वारा, ठीक है, एनालिसिस करके पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्राओं, उनका अमाउंट, ठीक है, उनके कॉम्पोजिशन, उनके वॉल्यूम, उनके द्रव्यमान का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा ब्रांच है वो है जैव रसायन, जिसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। इस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सजीवों में होने वाले विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे श्वसन, पाचन आदि का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो श्वसन पाचन का अध्ययन किस शाखा के, जैव रसायन यानी कि बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद आपका आता है औद्योगिक रसायन, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग कांच, सीमेंट, प्लास्टिक, साबुन, पेंट, वार्निश आदि औद्योगिक पदार्थों के निर्माण की विधियों, ठीक है, गुणधर्म व उपयोगिता का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस उप शाखा के अंतर्गत करते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है इसके अंतर्गत आपका जो चैप्टर आता है पेंट, वार्निश, ये सब आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा और इसके बारे में डिटेल, खासकर पेंट वार्निश के बारे में डिटेल आपको पढ़ करके सेमेस्टर में आपसे पूछा जाता है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपके जो सेमेस्टर है उसका पार्ट है। ठीक है, आपको भी पढ़ना है चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो ब्रांच है केमिस्ट्री का वो है नाभिकीय रसायन यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाम से आप समझ गए होंगे, न्यूक्लियर कभी ना कभी जरूर सुना होगा आपने। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग न्यूक्लियर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि प्लूटोनियम प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनके संगठन यानी कॉम्पोजिशन के बारे में, उनके रिएक्शंस के बारे में, उनसे जो एनर्जीज रिलीज होती हैं उनके बारे में, ठीक है, उनके मात्रा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होती हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंतर्गत होती हैं। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ही यूज से जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो जो है ऑपरेट होते हैं। इनमें साइंटिस्ट जो है इन पे नियमित रूप से जो है प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं, जो है लेबोरेटरीज में, और नई नई चीजें हम लोग को जो है आजकल दे रहे हैं। ठीक है, और किसी भी देश की जो शक्ति है वो नाभिकीय शक्ति पे ही आधारित होती है। ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, जैसे अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका के बाद आपका चाइना है, ये सारी चीजें रशिया है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये जो उनकी शक्तियां हैं वो किस आधार पे प्रदर्शित करते हैं, नाभिकीय रसायन यानी नाभिकीय यानी न्यूक्लियर पावर, सॉरी, पावर के जो है तौर पे वो लोग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये सब दूसरा मुद्दा है। इसके बाद आपका वॉर केमिस्ट्री भी होता है, यानी कि युद्ध रसायन भी होता है। युद्ध में प्रयुक्त होने वाले विस्फोटकों तथा विषैले गैसों का निर्माण एवं उनके गुणों का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है, कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की बात करें तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कृषि में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न रसायनों जैसे खाद्य आदि की संरचना बनाने की विधियों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, यूरिया वगैरह भी आपका इसी के वजह से, आर्टिफिशियल यूरिया जो है वो सारी चीजें कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री की वजह से ही संभव पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, औषधीय रसायन यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो जैसा कि नाम से क्लियर है, मेडिसिनल यानी कि औषधि, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, नाम से भी आप क्लियर कर सकते हैं बहुत सारे ब्रांचेस का। ठीक है, से मेडिसिनल है तो इसके अंदर औषधियों यानी दवाएं कैसे तैयार करें, ड्रग्स कैसे तैयार करें, उनके कॉम्पोजिशन क्या होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या उसके जो है साइड इफेक्ट्स होंगे, ये सारी चीजें जो है इनके अंदर जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक संगठन, उनमें उपस्थित पदार्थों की संरचना, उनके निर्माण की विधियों तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम लोग करते हैं, इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, उपरोक्त के अतिरिक्त अपराध रसायन यानी फॉरेंसिक केमिस्ट्री, नाम से स्पष्ट होगा, जो भी सीआईडी देखा होगा, ठीक है, क्राइम ब्रांच वाले जो भी सीरियस आ रहे हैं उनको देखा होगा, फॉरेंसिक से क्लियर हो गया होगा। जो भी क्राइम से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको जांचने के लिए, उनको परखने के लिए
जो फॉरेंसिक केमिस्ट्री है उसको हेल्प में लिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ पाउडर वगैरह छिड़क देते हैं वहां पे जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उसके बाद एक जो पॉलीथीन होता है उसके हेल्प से उसके फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, चाकू के फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं और इनकी हेल्प से जो है फिंगरप्रिंट लेकर के और पहचान की जाती है कि किस व्यक्ति ने ये जो अपराध है वो किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी अपराधी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी चीजें जो जो केमिस्ट्री को हेल्प में लिया जाता है वो फॉरेंसिक केमिस्ट्री आपकी होती है। ठीक है, भू रसायन यानी अर्थ केमिस्ट्री, जिसके अंदर आप अर्थ से रिलेटेड जो है यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। खनिज रसायन यानी मिनरल केमिस्ट्री, आंतरिक रसायन स्पेस केमिस्ट्री, ये सभी स्पेस केमिस्ट्री के अंतर्गत स्पेशली जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो ना जा पाए वहां पे। ठीक है, इन सब चीजों पे अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई स्पेस वगैरह कोई सैटेलाइट वगैरह वहां पे भेजा जा रहा है तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे अध्ययन जो हैं आपके इन केमिस्ट्री स्पेस केमिस्ट्री के अंतर्गत होते हैं। तो ये सारी जो है उप शाखाएं हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, वहीं वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड की अगर हम बात करें, ठीक है, क्या साइंटिफिक मेथड होता है, तो देखिए वह विधि वह मेथड जिसके द्वारा विज्ञान का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है या फिर किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है, वैज्ञानिक विधि कहलाती है, साइंटिफिक मेथड कहलाते हैं। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। इसके प्रमुख चरण क्या है? ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व करना, प्रेक्षण करना। कोई भी आपने कभी अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो पहले ऑब्जर्वेशन लिया जाता है, यानी प्रैक्टिकल किया, वही प्रैक्टिकल ही है आपका पूरा। ठीक है, उसके बाद उस पे फॉर्मुलेशन ऑफ नेचुरल लॉ, जो भी प्राकृतिक नियम है उनका निर्माण किया जाता है। क्या लॉ है, जैसे आप निर्माण तो नहीं करते हैं, जो भी लॉ बना हुआ है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, उस पे आधारित जो है कैलकुलेशन करते हैं। उस पे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना की जाती है, कंसेप्ट बनाया जाता है, हाइपोथेसिस किया जाता है उस पे। ठीक है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट फॉर एक्सप्लेनिंग हाइपोथेसिस, उस हाइपोथेसिस को, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्या किया जाता है, जो है प्रैक्टिकल किया जाता है। जैसे अभी शॉर्ट्स में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स देख रहे होंगे, तो वो सारी चीजें इन्हीं प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा एक एक करके सभी चीजें समझ लेंगे। तथ्यों का प्रेक्षण यानी कि फैक्ट्स का ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। जैसे प्रेक्षण की अगर बात करें तो गुणात्मक अर्थात गुणों जैसे रंग, गंध, स्वाद आदि पर आधारित, तथा मात्रात्मक यानी मात्रात्मक, हम लोग मैक्सिमम मात्रात्मक ही करते हैं। जैसे जैसे कि यहाँ पे देखो आयतन, क्वथनांक आदि की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लो स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर्स का किसी ने प्रैक्टिकल किया होगा तो हम लोग कोई वायर या कोई भी सिक्का वगैरह ले लेते हैं, उसके रेडियस को मेजर करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उस फैक्ट्स के आधार पे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो रंग का हो, स्वाद का हो, ठीक है, गंध का हो, या फिर मात्रात्मक हो, ठीक है, मात्रा हो, आयतन से रिलेटेड हो, क्वथनांक का हो, ठीक है, इन सभी चीजों की। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी गैस का दाब जो है वो बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी आना, ये क्या है, एक प्रेक्षण है। ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पद में प्राकृतिक नियम का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल लॉ की अगर बात करें तो इस पद में समान प्रकार के प्रेक्षणों को एकत्रित करके उनका अध्ययन किया जाता है। उस टाइप के सेम टाइप के सभी जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उनको लेकर के स्टडी करेंगे। यदि प्रेक्षणों में व्यवहार में कहीं कोई समानता प्रतीत होता है तो प्राकृतिक नियम का निर्माण हो जाता है। तो क्या हो जाता है, वहां पे नेचुरल लॉज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है। इस पद में प्राकृतिक नियमों के स्पष्टीकरण के लिए विज्ञान के पहले से स्थापित सिद्धांतों के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, जिन्हें परिकल्पनाएं कहते हैं, कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए उपरोक्त प्राकृतिक नियम के लिए आदर्श गैस व्यवहार जो है वो आप देख सकते हैं। आइडियल गैस बिहेवियर एक क्या है, कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट, ये स्टार बना लीजिए आप। ठीक है, ये वन लाइनर में आपका कंसेप्ट है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आता है कि जो आदर्श गैस व्यवहार है यानी आइडियल गैस बिहेवियर है वो क्या है, वो एक कंसेप्ट है, एक रूल है, ठीक है, या फिर कोई प्रैक्टिकल है। ये सारी चीजें ऐसे ऑप्शन दे देगा और पूछेगा आपसे क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो आदर्श गैस व्यवहार होता है वो एक कंसेप्ट होता है, एक परिकल्पना है। ठीक है, या हाइपोथेसिस भी दे सकता है, वो भी करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई आपको? चलिए अगला हमारा जो है वो है परिकल्पना की पुष्टि। अब जो भी हमने परिकल्पना की है, जो भी हमने कंसेप्ट बनाया है उसको वेरीफाई भी तो करेंगे।
तो वेरीफाई करने का काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इस पद में प्रयोगों द्वारा परिकल्पना की पुष्टि यानी वेरिफिकेशन कह सकते हैं की जाती है, जिससे वह सिद्धांत या नया नियम में परिवर्तन हो जाता है। तो इस स्टेप में हम जो भी हाइपोथेसिस होते हैं उसको सिद्ध करके दिखाते हैं, उसकी पुष्टि करते हैं। लोगों का जो भी क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है, उसको लेकर के उसको कंप्लीट करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए यहाँ से आपका खत्म हो गया पिछला सारा टॉपिक, यहाँ से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है जो कि है रसायन विज्ञान का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए भाई हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की, आपको अगर हम ये ना भी बताएं कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप अपने आप से भी देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में केमिस्ट्री की। आपके लाइफ में वर्तमान में केमिस्ट्री के बिना बहुत सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप बाइक से चलते हैं, आपके गाड़ी में बाइक मोबिल पड़ती है, केमिस्ट्री की देन है। पेट्रोल यूज करते हैं, केमिस्ट्री की देन है। डीजल यूज करते हैं, केमिस्ट्री की देन है। सीएनजी यूज करते हैं, केमिस्ट्री की देन है, ठीक है। आप साबुन यूज करते हैं, केमिस्ट्री की देन है। आप खाना खा रहे हैं, ज्यादातर चीजें प्रोसेस्ड होकर आ रही हैं, केमिस्ट्री की देन है, ठीक है। दूध आ रहा है आजकल, वो भी केमिस्ट्री की देन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर आजकल जो है प्रोसेस्ड चीजें ही मार्केट में पैकेजिंग में मिल रही हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम चीजें क्या है, केमिस्ट्री की ही देन है। वो कैसे है आगे आप चल के देख सकते हैं, ठीक है। देखिए रसायन विज्ञान की एक यथार्थ प्रयोगशाला विज्ञान है, ठीक है। एक एक एब्सोल्यूट लेबोरेटरी क्या है आपका, रसायन विज्ञान एक जो है यानी कि केमिस्ट्री है, ठीक है। रासायनिक प्रयोगशाला के उपकरण सामान्यतः मापतौल से संबंध होते हैं, जैसे मात्रा को मापने के लिए तराजू, आयतन को मापने के लिए ब्यूरेट तथा पीपेट, रंग की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ कलर को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर नहीं है, ये कलरीमीटर है, ठीक है। ये कलरीमीटर है, ये आप देख लेना, ठीक है। ये कलरीमीटर है। तथा तापमान परिवर्तन की माप के लिए थर्मामीटर आदि है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर तकनीकी के विकास से ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों का विकास हुआ है जो पदार्थ की मात्रा, संरचना तथा रासायनिक गुणों का बिल्कुल सूक्ष्म यानी कि बिल्कुल जो है बारीक तरीके से सही मापन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मानव जीवन को सरल, सुखमय व समृद्ध बनाने में रसायन विज्ञान का सर्वाधिक योगदान है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कैसे है, वो आप चीजें अभी देख पाएंगे। हमारे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के निम्नलिखित उपयोग हैं। जैसे खाद्य पदार्थ की अगर बात करें तो अचार जो बनता है वो केमिस्ट्री की ही देन है। शराब भी आपका यानी कि अल्कोहल भी केमिस्ट्री की ही देन है। जेली भी आपकी केमिस्ट्री की देन है। कस्टर्ड पाउडर केमिस्ट्री की देन है। ये सभी रसायन विज्ञान की ही देन है, ठीक है। अगला देखिए, फसल की पैदावार से संबंधित अगर बात करें तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग आजकल आर्टिफिशियल जो है उर्वरक यूरियाज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यूरिया हो गया, सुपर फास्फेट हो गया, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम हो गया आदि, ये सभी क्या है, रसायन विज्ञान की ही देन है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की वजह से ही ये सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद डीडीटी या फिर बीएससी आदि रसायन पदार्थ पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है ये भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सभी स्टार बना लेना, ठीक है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन वन लाइनर में आपसे दे सकता है। सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है डीडीटी और बीएससी, दो क्वेश्चन इस पे बनते हैं। डीडीटी से और बेंजीन हेक्साक्लोराइड से ये पूछ लेता है कि ये किस काम आता है एप्लीकेशन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पदार्थ पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाने के काम आता है, ठीक है। डीडीटी का और बीएससी का पूरा नाम यहाँ पे, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले। तो प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए रासायनिक यौगिकों जैसे क्लोरीन को यूज में लिया जाता है और पीने योग्य उसको बनाया जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, पूछ लिया जाएगा कि किसी भी पानी को पीने योग्य बनाने के लिए किस विधि का यूज करते हैं, क्लोरिफिकेशन का यूज करते हैं या किस एलिमेंट का यूज करते हैं, तो क्लोरीन का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। डीडीटी की बात करें तो डीडीटी का पूरा नाम पूछ देता है, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन, ये पूरा नाम होगा इसका डीडीटी का। बीएससी का पूरा नाम अगर पूछ लेगा आपसे तो ये होता है बेंजीन
हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये इसका पूरा नाम है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा ही जाता है, ये प्रीवियस ईयर में भी आपको मिल जाएगा, तो ये आप लोग देख लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, हमारा जो केमिस्ट्री है उसका यूज हम लोग का सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग में यानी कि मेडिसिन में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, देखिए इसमें अनेक प्रभावशाली औषधियां जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज करते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो देखो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आप एंटीबायोटिक बताइए कि निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर आपकी बुक में आ गया है तो ये क्वेश्चन बन सकता है 1 लाइनर में। तो आप याद रखना कि एंटीबायोटिक में आपका पेनिसिलिन, ठीक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, वो आपका यूज होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, माई, ठीक है, सीन से माई सीने, ठीक है, माई सीने में पेन हुआ, पेनिसिलिन, माई सीने में पेन हुआ तो मैंने एंटीबायोटिक लिया, ऐसे आप ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आप इसको ट्रिक में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, मैंने अभी जस्ट अभी अभी आपके सामने ही इसको क्रिएट किया है, आप इसको यूज कर लीजिए माई सीने में। देखो इसका कोई भी अर्थ अगर हम बात करें तो मतलब अगर ऐसे सोचोगे इन द सेंस कि इसका क्या अर्थ निकलता है तो आपके लिए ये बेकार हो सकता है, बट आप चीजों को बस थोड़ा सा फैक्ट्स के तौर पे मतलब थोड़ी सी हेल्प मिल जाए और हम आंसर कर ले जाएं, इस तरह से अगर सोच के चलोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो माई सीने में पेन हुआ, पेन हुआ तो एंटीबायोटिक, बायोटिक लिया। आप ऐसे ट्रिक बना लीजिए। तो माइसिने का मतलब क्या हो गया, माइसिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, और एक हो गया पेन से आपका पेनिसिलिन। ओके, और ये दोनों क्या है आपकी एंटीबायोटिक है। ओके, चलो सल्फा ड्रग की अगर बात करें तो सल्फा ड्रग में सल्फा आ गया आपका, ठीक है, सल्फा डाइजीन हो गया, सल्फा थायोजोल हो गया, ये सभी आपके किस में आ गए, सल्फा ड्रग्स में आ गए। तो याद रखना अगर सल्फा ड्रग्स की बात कर रहा है तो उस ड्रग्स के यानी दवा के नाम के आगे सल्फा होगा। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। जर्मनाशी यानी जर्म्स किलर की बात करें तो डेटॉल, डेटॉल हो, ठीक है, आप याद रखिए डेटॉल आपका क्या है, जर्म्स किलर है। ठीक है, 99.99% आपके जर्म्स किससे, डिटॉल से क्लियर होते हैं, ऐसा आपको ऐड दिखाया जाता है, जिसमें 1% कीटाणु जो है बच जाता है। तो वही डेटॉल जो है वो जर्म्स किलर का काम करता है, जर्मनाशी का काम करता है। ठीक है, तो डीडीटी, क्लोरोबेंजीन और यहाँ पे जो डेटॉल है, ये तीनों किसका काम करते हैं, जर्म्स किलर का काम करते हैं, जर्म्स किलर का काम करते हैं। ओके, तो याद रखना। निश्चेतक यानी कि बात करें किसी भी दवा को सुंघा देने पे व्यक्ति को निद्रा आ जाए, निद्राकारी भी बोलते हैं, नींद आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं, निश्चेतक कहते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म सुना होगा, पहले बहुत ज्यादा ये यूज करते थे किडनैपर्स वगैरह, किडनैप करने के लिए किसी को, तो क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, ये सारे दोनों निश्चेतक हैं। या कभी डू नॉट ट्राई एट होम, ये जो भी चीजें प्रैक्टिकल में आपको इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाए, कभी ये सब ट्राई मत करना। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की ही ये दोनों ये सारी चीजें क्या है, देन है। तो देखो एंटीबायोटिक अगर बात करें तो माई सीने में पेन हुआ, हमने एंटीबायोटिक लिया। ठीक है, तो माई सीने यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, और पेनिसिलिन, ये आपके दो एंटीबायोटिक हो गए। जर्म्स किलर की बात करें तो डेटॉल हो गया आपका, क्लोरोबेंजीन हो गया और डीडीटी हो गया, ये जर्म्स किलर हो गए आपके। ये सारी चीज मुझे अभी अभी जस्ट मैंने पढ़ा और याद। सल्फा ड्रग्स की अगर बात करें तो सल्फा डाइजीन, सल्फा थायोजोल यानी सल्फा जिसके नाम क्या गया वो सल्फा ड्रग्स हो गया।
ठीक है, तो इस तरह से इनको याद आप रख सकते हैं। ठीक है, नोट्स आप रिवाइज करते रहेंगे लगातार, हर संडे को आपने जितना भी पिछला पढ़ा है ये आपका काम है कि उसको रिवाइज करना है। ठीक है, चलो, प्लास्टिक, कांच, सौंदर्य प्रसाधन, ईंधन, कागज, पेंसिल, स्याही, ये सभी आदि क्या है, रसायन विज्ञान की ही देन है। परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि बनाने में रासायनिक पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं। अंतरिक्ष यान बनाने के की आवश्यक सामग्री, चलाने का ईंधन, रॉकेट प्रोपेलेंट जिसको कहते हैं, या अंतरिक्ष यात्रियों के वस्त्र, भोजन आदि पदार्थों का विभिन्न रसायनों से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आ गया आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मैंने कहा था आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मतलब सच में इंपॉर्टेंट है, सबके आगे स्टार बना लो, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो आपका रसायन विज्ञान से कि रसायन विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अल्केमी के प्राचीन अध्ययन पर आधारित है। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन। दूसरा आपका, रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो हमारे भोजन, पानी, वायु, सभी मूलभूत जितनी भी बेसिक नीड्स की चीजें हैं सभी में विद्यमान है, सभी में निहित है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो, मानव शरीर में अधिकांश भाग जो होता है वो जल होता है, 65 से 90%। ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट में। ठीक है, आपका 65 से 90% क्या होता है, आपकी बॉडी में वाटर होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर। ठीक है, देखो इसी लाइन में इसी पॉइंट में आपका अगला एक क्वेश्चन बनता है कि इस एक तथ्य से रसायन विज्ञान के महत्व का आकलन किया जा सकता है। ठीक है, और चेचक के टीके के आविष्कारक क्या है, एडवर्ड जेनर है। ये आ चुका है आपके उसमें एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 बन जाता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट यहाँ से बन सकते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा पूरा जो पहला चैप्टर है साइंस एंड केमिस्ट्री वो खत्म हो गया है। इस पे जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको कराएंगे शाम वाले सेशन में, वहां पे आप सभी जुड़िए लाइव हमसे, लाइव आप अपने प्रश्नों को रख पाएंगे। 2 क्लासेस डेली रिकॉर्डेड होंगी, लेकिन 2 से 3 क्लासेस आपकी लाइव भी रहेंगी, जिसमें आप अपने जो भी डाउट्स होंगे उनको रख पाएंगे, डाउट हम आपको क्लियर कर देंगे। हालांकि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपका डाउट बिल्कुल भी ना रहे, आपके सभी चीजों को जो है उदाहरणों से मैं जोड़ करके पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, 9076929784, अपना नाम बताइए। ठीक है, और जो भी आपका डाउट हो आप लिखिए कि सर मैंने केमिस्ट्री की थ्योरी क्लासेस ली थी ऐप में, और हमको इस टॉपिक में ये दिक्कत आ रही है, हमको ये चीज नहीं समझ में आया, तो हम आपको वहाँ पे कॉल के माध्यम से या जो भी पॉसिबल वेज होंगे या नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी आप इनवाइट करिए सेशन, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है ये सारी चीजें जो भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। पहले तो देखो आप सभी का ये 1 मंथ में पहला एक राउंड पूरा चीज खत्म हो जाएगा, सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा। फिर सेकेंड राउंड में आपको फिर से जो है वहां पे कंप्लीट करा दूंगा। थर्ड राउंड में आपका देखो, सेकेंड राउंड आपका 5 मार्च से चलने वाला है, 5 मार्च से दोबारा से जीरो से फिर से मैं चीजें रिपीट कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप खुद से रिवीजन करोगे तभी रिवाइज होगा, एक तो आप वीक के एंड में संडे को रिवाइज करना ही करना, बट ये भी एक रिवीजन आपका चलेगा। ठीक है, और थर्ड वाले में हम जल्द से जल्द आपको खत्म करके, और टाइम जो भी रहेगा, ठीक है, ये 5 मार्च वाला सेशन हो सकता है 15 दिन का ही हो, 15 डेज का ही हो। क्यों? बिकॉज ऑफ हमें क्या करना है यहाँ लास्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के लिए टाइम बचाना है, सेव करना है, और वो है पीवाईक्यू। हमको पीवाईक्यू सॉल्व करना है 2016 से लेकर के 2022 तक का। ठीक है, जो कि टोटल अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ सेट्स की बात करें, यहाँ पे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 2016 से लेकर के 2022 तक का टोटल हम बात करें 21 सेट का, जो कि आपको मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही उसका। ठीक है, आपको फर्स्ट जो भी यहाँ पे आपके 5 मार्च से पहले आपकी ये 21 सेट में अवेलेबल कराऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, 21 सेट कंप्लीट कर दिया जाए, बाकी आपका इस डेट में भी कंप्लीट मिल जाएगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं साथ के साथ सॉल्व भी कराता रहूंगा, आप भी क्विज लगाते रहना। ठीक है, एग्जाम से पहले तो 10 दिन आपका सारा वर्क कर ही दूंगा। ठीक है, तो 2 से 3 राउंड आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और पीवाई की 21 सेट लगा देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोग अपने दोस्तों को भी इनवाइट करिए, उनको भी शेयर करिए सेशन के बारे में, बैच के बारे में, बैच ज्वाइन करें। जितने अधिक बच्चे ज्वाइन करेंगे, जितने अधिक बच्चे रहेंगे हमारे सेशन में, हमारे ऐप में, उतना ज्यादा हमको एनर्जी मिलेगा, उतना ज्यादा हमको बूस्ट मिलेगा, उतनी ज्यादा पॉजिटिव चीजें, उतनी ज्यादा ट्रिकी चीजें आप सभी के लिए मैं लेकर के आऊंगा।
ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।